नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पेज का इस्तीफा भेजा है और इसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। आजाद ने लिखा है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। यह भी लिख डाला कि अब कांग्रेस में ना तो इच्छा शक्ति बची है ना ही काबिलियत। कांग्रेस से नेताओं के मोहभंग की बात नई नहीं है। यह दौर तब से चल रहा है जब से देश की सबसे पुरानी पार्टी हाशिए पर चली गई है। हालांकि यह पहली बार भी नहीं जब कांग्रेस को इस तरह का झटका लगा हो। साल 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से अब तक कई दिग्गज और बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 2021 के बीच हुए चुनाव के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस की पार्टी छोड़ी, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कहा। इसके साथ ही 2016 और 2020 के बीच दल बदल करने वाले लगभग 45% विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। आज प्राइम एजेंडा में कांग्रेस के हालातों को लेकर चर्चा होगी और इसलिए हम कह रहे हैं पत्ता पत्ता बिखरती कांग्रेस। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब देश की इतनी बड़ी पार्टी अगर इतनी कमजोर हो जाती है, जैसा कि आरोप उनके ही नेता ने लगाया है, तो फिर विपक्ष कहां पर मजबूती से स्टैंड कर पाएगा। और ये चिंता पूरे लोकतंत्र के लिए है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं रह जाएगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जो सीधा संवाद होता है, जो संसदीय प्रणाली है, उसमें कुछ सवाल ऐसे गायब हो जाते हैं जिनका होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के उत्तर में तो सरकार विकास करती है, सरकार उन्हीं के उत्तर में तो तमाम आमूलचूल परिवर्तन करती है। और अगर पार्टी की बात की जाए तो 2019 में टॉम वडक्कर, नारायण राणे, अलेक्जेंडर लालू हेकी, यानुथुंगो पैटन, अशोक चौधरी, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2017 में नारायण दत्त तिवारी, शंकर सिंह और यशपाल आर्य ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके साथ ही रविकिशन, बरखा शुक्ला सिंह, विश्वजीत राणे ने भी 2017 में पार्टी छोड़ी थी। साथ ही 2016 की बात की जाए, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, एन बीरेन सिंह बड़े नेताओं में हैं। अजीत जोगी, सुदीप राय बर्मन, पेमा खांडू, हरक सिंह रावत, ये कोई छोटे नेता नहीं थे। इसके साथ ही 2015 में जयंती नटराजन, गिरधर गम्मंग, ये बड़े नामों में शामिल थे। हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि आज बीजेपी में बहुत ही मजबूती के साथ उभरने लगे हैं। हेमंत, वो कभी कांग्रेस की तो शान हुआ करते थे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, इन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद भी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। गुजरात नेता, पूर्व कांग्रेस नेता नरेश रावल और राजू परमार, इसके साथ ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने निश्चित तौर पर कांग्रेस को छोड़कर मझधार में पार्टी को नेतृत्व देने की बजाय किनारे बैठना उचित समझा है। हार्दिक पटेल, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार, इन्होंने भी पार्टी छोड़ी। 2021 में गोविंद दास कोथोंजी, विजय थॉमस, इसके साथ ही ए नमस वीएम सुधीरन, पीसी चाको, अभिजीत मुखर्जी, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, ये तमाम वो नाम हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही ललितेश त्रिपाठी, अमरिंदर सिंह, साथ ही कीर्ति आजाद, मुकुल संगमा, अदिति सिंह, रवि एस नाइक, इन्होंने 2021 में पार्टी का दामन छोड़ा था। 2020 में खुशबू सुंदर और ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नामों में शामिल थे। उर्मिला मातोंडकर, मौसम नूर, अल्पेश ठाकुर, ये भी नामी गिरामी सेलिब्रिटी चेहरे हुआ करते थे। कृपा शंकर सिंह, पना बाका लक्ष्मी ने 2019 में पार्टी छोड़ दी। इसके साथ ही एपी अब्दुल्ला कुट्टी निष्कासित किए गए और राधा कृष्ण विखे पाटिल ने साथ छोड़ दिया था। भुवनेश्वर कलिता, संजय सिंह, एसएम कृष्णा, इन्होंने भी 2019 में पार्टी को टाटा गुड बाय बोल दिया। टॉम वडक्कर, नारायण राणे, प्रियंका चतुर्वेदी, चंद्रकांत कवलेकर, ये भी बड़े नाम थे और पार्टी का बहुत ही मजबूती के साथ पक्ष रखते थे। ये साल दर साल पार्टी को छोड़ते चले गए, पार्टी कमजोर होती चली गई और अब गुलाम नबी आजाद बहुत ही मजबूत नेताओं में थे और निश्चित तौर पर कांग्रेस का विश्वास भी उनको प्राप्त था। लेकिन अगर वो इस तरह की नाराजगी जाहिर करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस आज उतनी मजबूत रह गई है जितनी मजबूत वो हुआ करती थी। अभिमन्यु त्यागी मेरे साथ होंगे, इसमें हम अभिमन्यु से समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये नाराजगी आखिर किस बात के चलते हुई। उन्होंने पहले भी पार्टी फोरम में अपनी बातें रखी होंगी, क्या उनकी बातों को सुना नहीं गया? और राहुल गांधी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क गुलाम नबी आजाद लगाना चाहते हैं, क्या वास्तव में ये क्वेश्चन मार्क है या जानबूझकर इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं ताकि नेतृत्व में एक आमूलचूल परिवर्तन पार्टी के अंदर हो? यह भी तो प्रश्न हो सकता है कि कहीं गुलाम नबी आजाद की कोई पर्सनल खींच तो नहीं है जिसको मिटाने के लिए उन्होंने इस तरह का ये बड़ा आरोप लगा दिया पार्टी के ऊपर। क्योंकि अगर पार्टी में रहते हैं, पार्टी को पोषित करते हैं, वो और भी बेहतर था। लेकिन पार्टी से अगर जा रहे हैं तो आरोपों के साथ वो जा रहे हैं। हालांकि
जो नाराजगी रही होगी उसके संदर्भ में या उसके पक्ष में उन्होंने तमाम बातें पहले रखी होंगी। तो नाराजगी का मूल कारण क्या है? क्या ये महज ये चिंता है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस का अस्तित्व अब संकट में है, जिसके चलते गुलाम नबी आजाद ने अपना किराना कर दिया? और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी तमाम नेताओं के नाम हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से 2021 में मुकुल संगमा, अदिति सिंह, कीर्ति आजाद ये पार्टी को छोड़ गए। इसके साथ ही खुशबू सुंदर और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में पार्टी का दामन छोड़ गए। उर्मिला मातोंडकर, मौसम नूर, अल्पेश ठाकुर ने 2019 में पार्टी छोड़ी। कृपाशंकर सिंह और पनाबाका लक्ष्मी ने भी 2019 में ही पार्टी छोड़ी थी। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो कि नोन चेहरे थे, बहुत ही फेमस चेहरे थे, सेलिब्रिटी के तौर पर या स्टार प्रचारकों के रूप में इनकी पहचान हुआ करती थी, लेकिन आखिरकार पार्टी छोड़ जाते हैं या दूसरी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि लोकतंत्र में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, सभी का अपना व्यक्तिगत चुनाव होता है। वो पार्टी छोड़ सकते हैं या किसी नई पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी कर सकते हैं या फिर कोई नई पार्टी गठित भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप कांग्रेस में तमाम नेता लगाकर निकले, और अब गुलाम नबी आजाद बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में थे, बहुत सम्मानित नेता हैं देश के, उन्होंने जिस तरह की चिंताएं जाहिर की, क्या वास्तव में कांग्रेस उन विषयों पर मंथन नहीं कर रही है? ये अभिमन्यु त्यागी बेहतर समझा पाएंगे, उनसे हम पहले एक बार समझेंगे, उसके बाद ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी संघर्ष है या वास्तव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है। अवनीश त्यागी होंगे यहाँ पर, पक्ष रखेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम, बीजेपी का यहाँ पर वो पक्ष रखने वाले हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, बीजेपी उसके करीब तो नहीं पहुंच चुकी है। कपिल श्रीवास्तव होंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के पुराने साथी भी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये हम कपिल जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विपक्ष कितना मजबूत है और इसका क्या असर पड़ने वाला है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे, ये हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इससे कितने समीकरण 2024 में प्रभावित होंगे। अवनीश त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश त्यागी, सबसे पहले आपसे हम एक बात ये यहाँ पर समझना चाहेंगे कि आप लगातार बातें बोलते थे और कहते थे कि हमको देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना आपने प्रस्तुत की थी। क्या आप उसके नजदीक धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं क्या? ख्यालों की भारतीय जनता पार्टी ने जो परिकल्पना की वो एक अलग बात है। बिल्कुल सच है कि कांग्रेस भारत चाहिए अगर देश को उच्च शिखर तक पहुंचाना है, सर्वोत्तम बनाना है। परंतु कांग्रेस के अंतर्मन में झांके कांग्रेस जो परिवारवाद का कलंक ढो रही है, उस परिवारवाद की जो जड़ में घुस गई है, परिवारवाद का जो अभिशाप भोग रही है और अपनी नीतियों के कारण कांग्रेस स्वतः समाप्त हो जा रही है। कांग्रेस को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, वो भस्मासुर जैसी स्थिति उसकी हो गई है। अपने कारनामों से अपनी करनियों का फल भोग रही है कांग्रेस। कांग्रेस को किसी और की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपने आप ही है। कांग्रेस आत्ममंथन करना छोड़ दिया है, कांग्रेस जनता से दूर जाती जा रही है। ये कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते किसी दूसरी पार्टी के टिप्पणी करना मेरा हक नहीं है, पर फिर भी मैं जो कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त होने का सपना देखा था, वो इसलिए सपना देखा था कि देश को उच्च शिखर पे पहुंचाना है। जो पिछली खामियां सरकारों की रही, जो 70 सालों की दिक्कतें रही, जो कांग्रेस के शासन में जो दिक्कतें आई, जो समस्याएं पैदा हुई, उनका निराकरण अगर आजादी के वक्त ही हो जाता तो आज देश की हालत कहीं और होती। जो आज नए भारत का संकल्प लेना पड़ रहा है, नई आजादी, नई तौर तरीके अपनाने पड़ रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए अपनाने पड़ रहे हैं कि कांग्रेस एक परिवारवाद की चंगुल में फंस गई है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। नेतृत्व उसका खत्म हो चुका है, आंतरिक लोकतंत्र से बिल्कुल नहीं रहा है और इसीलिए उसके नेता एक एक कर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, पहली टिप्पणी हम उनके भी ले लेते हैं। कपिल जी, देखिए, कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन सपा का कभी रहा है और बहुत ही मजबूती के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक विपक्ष का खाका भी तैयार किया था, मजबूती से चुनाव भी लड़ा था। जिस तरह से कांग्रेस की हालत है और तमाम वरिष्ठ नेता जो छोड़ रहे हैं, क्या वास्तव में चिंता की बात है? क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर होगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अगर तानाशाही सत्ता चल रही है तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के अंदर जो भी पार्टियां हैं अगर कहीं कमजोर होती हैं तो उसका फर्क बिल्कुल लोकतंत्र पे पड़ता है, लोकतंत्र के मूल्यों पे पड़ता है और तानाशाही प्रवृत्ति मजबूत होती है, इसमें कहीं दो राय। अब मैं एक बात ये कहता हूं कि देखिए, कांग्रेस के अंदर तमाम लोगों ने जो पार्टियां छोड़ी हैं, ये कांग्रेस का एक अपना अंदरूनी मामला है, क्योंकि अंतरकलह अगर कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर होता है तो ऐसी स्थिति में आकलन उनकी पार्टी ही बेहतर कर सकती है, बाहर से हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे परिचित ही नहीं है कि उनके पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र शेष है या अथवा नहीं शेष है। आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बची ही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी जिन विचारधाराओं से बनी थी, जिन विचारधाराओं के लोगों के साथ थी, वो आज उनके साथ नहीं, बल्कि अन्य दलों से निकले हुए वो लोग जिनको ये कभी भ्रष्टाचारी कभी कुछ कहे, उनको इन्होंने गले से लगा लिया और उनको इन्होंने अपने सीने में चिपका लिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बने हुए। यानी ईडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 45% से ज्यादा इनके यहाँ जो नेता है वो आईआईटी से, और इनके जो अपने नेता थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो, आप देखिए मुंह पे जिप लग गया, एक लाइन वो बोल नहीं सकते। हमें लगता है कि किस तरीके की कटिंग तो नहीं है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नेता, जो बोलने वाला प्रखर नेता, जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिसने एक विचारधारा दी अटल बिहारी वाजपेयी जी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर, जिस तरीके से अटल बिहारी जी को किनारे लगाया गया, जिस तरीके से उनकी शहादत के बाद जो है जब वो गोलकवासी हुए तो उनके लोटे का इस्तेमाल गांव गांव के अंदर जो है प्रायोगिक ढंग से किया गया, जिस तरीके से आपने देखा कि आडवाणी साहब के जीवित कंधों पे चढ़ करके मोदी जी ने चिता भस्म पर उनके अपनी आंख को राज तिलक किया, जिस तरीके से आडवाणी जी लोकसभा के अंदर रोए, जिस तरीके से पार्टी के अंदर रोए, जिस तरीके से सुषमा स्वराज का मनाया जाना, जिस तरीके से अरुण जेटली का चला जाना, जिस तरीके से केलकर साहब का चला जाना, और साथ ही साथ आप देखिए जीवित लोगों के अंदर जिस तरीके से यशवंत सिन्हा जी का चला जाना, जिस तरीके से अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का फोबिया, भारतीय जनता पार्टी का फोबिया जो विपक्ष को खाया जा रहा है, बिना अपना कर रहा है परिवारवादी। अवनीश जी आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है आपके पास आ रहा हूँ। अवनीश जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। अवनीश जी सीधे आपके पास आऊंगा। अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा सीधे। कपिल जी की जैसे ही बात पूरी होगी अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा। कपिल जी को पहले बोलेंगे। कपिल जी बोल दीजिए। कपिल जी जो बातें कर रहे हैं, कपिल जी को भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी उनकी बातें करनी पड़ेंगी। अगर उन ताकतों का कहीं लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए आप दोनों की बातें देखिए मिक्स हो रही है, आप दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही। त्यागी जी आपके पास आऊंगा, तुरंत आऊंगा आपके पास। कपिल जी जैसे ही बोलना बंद करेंगे तुरंत मैं आपके पास आऊंगा। अवनीश जी समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिक्कत हो रही है कि लगातार शोर मचाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा आप दोनों रुकिए, ठीक है आप दोनों रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। कपिल जी अवनीश जी बस 2 मिनट रुक जाइए ना। अवनीश जी त्यागी जी बस 2 मिनट त्यागी जी आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही, कपिल जी की बात भी समझ में नहीं आ रही, आप दोनों की बात समझ में नहीं आ रही किसी के। ये अवस्थी जी कह रहे हैं इनको सोचना पड़ेगा। अरे अवनीश त्यागी जी, कपिल जी अवनीश त्यागी जी हैं, अवस्थी जी नहीं है। ठीक है अच्छा ठीक है आप दोनों रुकिए एक सेकंड, आप दोनों रुकिए एक सेकंड रुकिए। कपिल जी त्यागी जी मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं, क्योंकि ना ही आपकी बात समझ में आ रही है ना ही त्यागी जी की बात समझ में आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव भी हैं। डॉक्टर संदीप, जिस तरह की परिस्थितियां लगातार हैं और देखिए 2016 से ही तमाम नेताओं के नाम हमने दिखाए, उनको हमने पूरा ब्रीफ भी किया कि किस किस सन में कितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। अब गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से एक शिकायती पत्र देकर अपना रिश्ता तोड़ लिया है, प्राथमिक सदस्यता भी अपनी छोड़ दी, आपको क्या लग रहा है कि देश की बहुत पुरानी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन में भी जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई, सबसे पहली सरकार भी देश में बनाई, उस पार्टी की आज ऐसी परिस्थिति, क्या ये विपक्ष के लिए अच्छा संकेत है? देखिए, विपक्ष के लिए तो अच्छा संकेत एकदम नहीं है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के और भी मंत्रियों जो विधायक थे वहाँ के, चिप साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, 5 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो 50 वर्षों तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस ने उनको तो मतलब जो नहीं देना चाहिए था वो भी कांग्रेस ने दिया, सब कुछ दिया। और आप जनाधार के नेता गुलाम नबी आजाद कभी नहीं माने जाएंगे, इनका कोई जनाधार नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात रही जो कपीस भाई कह रहे थे कि बोलने की आजादी नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता, हाइटर्स आई है बीजेपी में, तो मुझे कपिल जी को एक बार याद दिलाना होगा कि अखिलेश यादव क्या मुलायम सिंह जी को बोलने दे रहे थे मंच पे, या शिवपाल जी को मंच पे बोलने दिया जा रहा था,
शिवपाल जी अलग क्यों हो गए, और अगर पार्टी में इतना ही समाजवाद था, लोकतंत्र था, तो समाजवादी पार्टी की ये दशा उत्तर प्रदेश में क्यों हुई। और रही बात अब कांग्रेस के नेतृत्व की, तो नेतृत्व ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर उनके जो कदावर नेता थे, जो बड़े नेता थे, जिनको खड़ा हो जाता है कि कपिल जी आऊंगा ना आपके पास। कपिल जी बात तो आने दीजिए ना मुझे। पार्टी के लिए कपिल जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा सा धीरे से रखिए। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगा। अरे एक सेकंड रुकिए ना कपिल जी। कपिल जी अभी इन्होंने, अरे कपिल जी अभी इन्होंने 40 सेकंड में नहीं बोला है, बोलने तो दीजिए कम से कम। कपिल जी कपिल जी अरे सुनिए तो भैया एक सेकंड। जब कपीश भाई वो फुटेज आपके पास भी होगा जब नेताजी को सरेआम मंच पे कहते कांग्रेस नेतृत्व को ये सोचना होगा कि आखिर घर से पार्टी कब तक चलाएंगे। नेताजी का हर आशीर्वाद लोकतंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ होता है। नहीं, वो तो देखिए वो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी में क्या स्थिति है वो पूरे लोग जानते हैं, और राजेश जी भी जानते हैं, त्यागी जी भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं। कपीश भाई कपीश भाई मुझे भी सुन लीजिए आप, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने एक व्यक्ति जिंदा है, एक व्यक्ति जिंदा है पार्टी का भाई, वो सार्वजनिक है। कपिल जी उनका तर्क माने दीजिए। अरे कपिल जी उनका तर्क माने दीजिए कम से कम। कपिल जी एक सेकंड, ऐसे नहीं ना भाई। क्या हुआ वो सब जानते हैं, आपके सहयोगी राजभर जी सुन तो लीजिए थोड़ी देर। पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें ऐसी अरे कपिल जी हर लाइन का आप उत्तर देने लग जाएंगे तो फिर तो आप दोनों ही आपस में चर्चा करते रह जाएंगे भाई। एक सेकंड कपिल जी पहले उनकी बात तो आने दीजिए। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी उनकी कम से कम बात तो आने दीजिए, संदीप जी की थोड़ी देर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए लोकतंत्र जिस तरीके से कांग्रेस में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से लोग पार्टी, अभी आपने 2-4 दिन पहले ही देखा कि उनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जयवीर शेरगिल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और उन्होंने भी वही आरोप लगाए जो सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, और जो आरोप जो गुलाम नबी आजाद ने लगाए। तो अगर इस तरीके से आप नेतृत्व को लेके इस तरीके से आप पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार के अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 2-4 दिन बाद इनके पार्टी के चुनाव भी होने हैं, अगर उसमें आप सिर्फ राहुल और गांधी और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के केंद्र में ही आप लेके पार्टी को चलाते रहेंगे, तो इस पार्टी की दशा आपने देख ली है। पिछले दिनों में क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, और पूरे भारत में क्या स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन, और नेतृत्व को ये सोचना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कि आखिर क्यों उनके इतने कदावर नेता जो है वो पार्टी छोड़ के लगातार जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें पार्टी की कुछ कमियां हैं, पार्टी का अनुशासन है जो ये भंग होता दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है, तो विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो कैसे आप लोकतंत्र में चुनाव लड़ेंगे, और कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो ये बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पार्टियां अपने आप, कांग्रेस इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी है, और वो इस तरह से टूट रही है, और उस पर उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे समय में ये बहुत सोचनीय और चिंतनीय विषय है कि आखिर ये पार्टियां कैसे 24 में बीजेपी का मुकाबला करेंगी। मुझे तो इसी पे शंका और शक हो रहा है कि अगर ये इस तरह से बिखरते रहे तो आने वाले जो 24 का लोकसभा चुनाव है उसमें ये नरेंद्र मोदी को कैसे चुनौती दे पाएंगे। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस तरीके से ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कदावर नेता हैं, जिनकी राष्ट्रीय छवि है, जिनको लोग जानते हैं, वो लोग अगर पार्टी छोड़ के ऐसे जाते रहेंगे, और कांग्रेस के जो प्रमुख है, कांग्रेस के मुखिया जो है, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, उनके ऊपर जैसा लग रहा है ना मक्खी बैठ रही है ना कुछ हो रहा, उनको कोई इससे चिंता नहीं है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारे जो थिंक टैंक है, वो लगातार हमसे दूर होती जा रही है। और G23 के ये पहले हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये जो इस्तीफा देने की जो रफट आई है वो रुकने वाली है। वो ये G23 में और बड़े नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है अब छोड़ेंगे। राजेश जी, कपिल जी बोलिए। ऐसा मानना है जी कपिल भाई। देखिए आलोक भाई, मैं बहुत स्पष्ट की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब आज के लीडर नहीं, इंदिरा गांधी जी के जमाने से चले आए, महत्वपूर्ण अनुभाग के मंत्री रहे, और विदेश जैसी चीजों को उन्होंने हैंडल किया।
और उनके डिपार्टमेंट में उनकी छवि हमेशा अच्छी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप कभी भी आजाद साहब पर नहीं लगा। आजाद साहब हर पार्टी के प्रिय भी रहे अपनी वजहों, और विचारधारा उनकी जहां तक थी वो कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी विचारधारा थी, वो कांग्रेस के साथ हमेशा बने रहे। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि एक इतना दिग्गज नेता जो है, जो कि आज से 10 दिन पहले अशोक गहलोत साहब के साथ प्रेस वार्ता में हाजिर रहे हों, और स्मृति ईरानी साहब की जो बेटी का पब वाला मामला था, तो जो बियर बार वाला मामला था, उसमें जो है वो उनके अगेंस्ट सारे तथ्यों को लेकर के उकेर रहे हैं, उनके सामने है। फिर अचानक क्या है कपिल भाई, मेरा वही तो सवाल है कि आज दिन में ऐसा क्या घटित हो गया कि कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ गया गुलाम नबी आजाद को? अब वही जैसा आप बता रहे हैं, ये तो कांग्रेस, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मचिंतन, आत्मकथन करने की बात तो उसकी कांग्रेस की है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बात को बिल्कुल कहती है कि भाई जो हमारे लीडर हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक चीज और भी है कि अचानक तो गुलाम नबी साहब को भी बताना पड़ेगा कि अचानक जो है 2 दिन में उनको घटन क्यों हुई। वो कांग्रेस की विचारधारा, जो कांग्रेस जो है उनको हमेशा मान सम्मान और उचित पदों पर हमेशा आसीन करती रही, अपना प्रिय बना के रखती, आखिर वो 2-4 दिनों में ऐसा क्या कारण आ गया। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, वक्त काल परिस्थितियां राजनीति में होती हैं, और विपक्ष की राजनीति कर पाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब जो राजनीति के अंदर सेवा के माध्यम से जाता है वो निश्चित रूप से सेवा भाव से जुड़ता है, तो उसके लिए ये कोई असर नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ के अंदर कहीं ना कहीं लिप्त हो जाता है या किसी के प्रेशर की गेम की एक षड्यंत्र का हिस्सा बनता है, तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें आपको देखने मिलती है। आपने खुद देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से पंजाब के अंदर उन्होंने किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का खुला साथ दिया और किसानों के विरुद्ध गए, और जिस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने का काम उन्होंने वहां पे किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के टोटल फाइनेंस से लेकर के हर एडवाइजरी पर हुआ था, और उसके बावजूद उसका फायदा किसने उठाया? भाजपा तो वहां पर एकदम कमजोर थी, भाजपा वहां सांस लेने के लायक भी पंजाब के अंदर नहीं है, तो वहां पे उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। कांग्रेस को अपनी रणनीति का, अपने अंदर जो चूक था उसका जो है कहीं ना कहीं से शिकार होना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए बात कांग्रेस की नहीं, यहाँ बात है लोकतांत्रिक मूल्यों की, यहाँ बात है कि सत्ता और विपक्ष की जो लड़ाई अब इस कदर खड़ी है कि जहां सत्ता इतनी कानाचाह हो गई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने पे अग्रसर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के कॉलोनियम के 4 जजेस खड़े होकर अपनी आत्मा की आवाज कहते हो कि लोकतंत्र को खतरा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं चलती हुई सरकार गिराई जा रही है, धन बल और बाहुबल और ईडी और सीबीआई अपने जमाई लगा करके, वो क्या शिवसेना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान की जो कवायद रही, जिस तरीके से अब झारखंड के अंदर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या समझ में नहीं आती? ये उस विचारधारा की लड़ाई से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ। गुलाम नबी आजाद साहब को इस समय ये जरूर सोचना चाहिए, जो कांग्रेस उनको इतना मान सम्मान दे करके आगे लगी, आप उसको भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई कदम उठा लिया। मैं तो ये कहता हूं कि बात यहाँ ये नहीं है कि वो स्वार्थ पे हो, लेकिन कुछ सेक्रीफाइसेस भी समय पे होते हैं। उनकी एक उम्र है, एक आशीर्वाद देने की भी उम्र है, एक रहनुमाई करने की भी उम्र है। कम से कम हमें नहीं लगता है कि आजाद साहब को अपने इतिहास में एक बार झांकना चाहिए कि जहां कांग्रेस के एज में, जब वो कांग्रेस में युवा थे और आज वो काफी वृद्ध अवस्था में कांग्रेसी है, अगर आप छोड़ के एक नई पार्टी बनाते हैं और आप बीजेपी को मजबूत करते हैं या भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आप किसकी विचारधारा का पोषण करते हैं? तो विपक्ष को अगर की राजनीति देखनी है, सत्ता पक्ष के तानाशाही से दूर करनी है, तो गुलाम नबी आजाद साहब को अपने उठाए सोचना पड़ेगा। परिवारवाद से त्रस्त, परिवारवाद से त्रस्त अवनीश त्यागी जी बोलिए। खड़ा नहीं हो सकेगा। अवनीश त्यागी, देखिए आलोक जी, मैं आपसे बड़ा विनम्र आग्रह करता हूँ कि आलोक जी के लिए जब डिबेट में आए तो इनको एक लालीपाप की व्यवस्था कर दीजिए। जैसे कोई दूसरा बोलने लगे तो इनके मुंह में लालीपाप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जब इनका नंबर आए तो वो लालीपाप हाथ से निकाल दे, इससे अपना लगे रहे और दूसरे की। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं त्यागी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। कबीर जी सुन लीजिए, कबीर जी सुन लीजिए, डिबेट में आते हैं तो कबीर जी सुन लीजिए भैया, थोड़ी देर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। शोर बचा के ना अपना भला कर रहे हैं ना पार्टी का भला कर रहे हैं। बोलिए 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 त्यागी जी, बोलिए। मुद्दों की बात पे डटिए।
ये मुद्दा कांग्रेस का है। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष लोकतंत्र में बहुत जरूरत है, पर विपक्ष की अधिकांश पार्टियां परिवारवाद से ग्रसित है। आलोक जी, ये देखिए, परिवारवाद के जंजाल से, जकड़न से वो निकल नहीं पाती। कांग्रेस की हालत जो है वो परिवारवाद का दोष है। परिवारवाद ने उसको, कांग्रेस को इस हालत में पहुंचा दिया कि वो अपना नेता नहीं ढूंढ पा रही। ये कम से कम कमोबेश सभी विपक्षी दल में है। कपिल जी जिस पार्टी के नेता हैं उसमें भी यही हालत है। सहयोगी उनसे भाग जाते हैं, 10 दल उनके लोग जुड़ते नहीं, कहाँ जा रहे हैं कोई कहते नहीं। तो ये दिक्कत विपक्ष के साथ है। विपक्ष को आत्म विवेचना करनी चाहिए, ना कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से चिढ़कर और उससे अनर्गल आरोप लगाए। वो उन आरोपों को न जनता स्वीकार रही है, न जनता उनको मान रही है, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ रहा है। बेहतर हो, मेरी सलाह यही है कि विपक्ष उनको आत्म विश्लेषण करे और जो परिवारवाद की जकड़न में फंसे हैं और जिस तरह से वो नीतियों से वो जनता से भटक गए हैं और आंतरिक लोकतंत्र उनमें खत्म हो चुका है, ये बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी जीते। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र है और नेतृत्व हमारा सक्षम है। नेतृत्व बदलने की क्षमता हमारे भीतर है। जरूरत पड़ने पर हम नए नेतृत्व का प्रयोग करते हैं, नई चीजें हम लाते हैं। जनता के बीच में हम हमेशा रहते हैं, जनता की भावनाओं को हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं आपको। मुझे लगातार भटकन से तो सही दिशा पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। त्यागी जी बोलिए। सबसे बड़ी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर का परिवारवाद दिखता ही नहीं और अपने यहाँ का तानीशाहवाद नहीं निकल देता। आप स्वार्थ की राजनीति में कभी का ईट, कभी का रोड़ा, भानुमती में चुंबा जोड़ा। तो आज आप सत्ता के अंदर हैं, आपके पास बाहुबल है, आपके पास सत्ता बल है, आपके पास ईडी सीबीआई जैसे जमाई हैं, तो वो सबके साथ आज आप हैं। ये जमाई सब गलत है। ये जमाई सरकारी संस्थाएं हैं। अरे तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, तो हम तो तोता महीना और त्यागी जी, मैं 2 मिनट बाद फिर से आपसे ही सवाल पूछूंगा, आप तब बोलिएगा ना। त्यागी जी थोड़ी देर रुको। त्यागी जी, अभी आप बोल रहे थे माफिया वाला होगा, उनको दिक्कत होगी। देखिए, इनको लेमन जूस दीजिए, इस्तेमाल के करें। लॉलीपॉप तो महंगा पड़ेगा, लेमन जूस ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए डिरेल ना कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी भानुमती का तुम्बा जोड़ा और आपके अपने विचारधारा के लोग आपका साथ, चाहे वो गोविंदाचार्य हो, जोशी साहब हो, मुरली मनोहर जोशी साहब, आप देखिए कलराज मिश्रा साहब, आपके सामने मैं तमाम उदाहरण दे रहा हूँ जो खांची के भारतीय जनता पार्टी के धरोहर माने जाते थे। यशवंत सिन्हा, जिनके वित्त मंत्री रहते हुए, जिनके तमाम अन्य डिपार्टमेंट के मंत्री रहते हुए, या शत्रुघ्न सिन्हा साहब चर्चर उसके मंत्री रहे, कभी उन पर कदाचार का बात नहीं आया, कभी भ्रष्टाचार की बात नहीं आई, कभी उनकी नीतियों की आलोचना तक नहीं हुई। आप देखिए ना कि उनकी विचारधारा कहां पर जाकर के खड़ी। आपको तमाम अन्य पार्टी के विचारधारा के लोग आपके साथ जुड़े, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि आपके साथ जुड़े, आपके साथ सुखराम भी जुड़े, आपके साथ सुखराम जुड़े, जिनको आपने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप वो पार्टी से निकाले गए तो आपने गले लगा लिया हिमाचल प्रदेश में टेलीकॉम घोटाले के थे। और आप देखिए, जो कॉमनवेल्थ घोटाले के मेन आरोपी थे कलमानी साहब, उनको आपने ओलंपिक संघ का जो है वो आजीवन अध्यक्ष बना दिया। तो देखिए, ये सब अपनी जगह पर आपने अपने मूल्यों को खोया है। आपने अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की विचारधारा को तिलांजलि दी है। आज मोदी जी की विचारधारा चल रही है, भाजपा नहीं है, मोदी सरकार चल रही है। और आज मोदी सरकार उस विचारधारा के विपरीत चल रही है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। आज सबका साथ तो लिया जाता है, लेकिन अपना विश्वास और सब कुछ, ठीक है, ये तो चिंता की बात हो गई बीजेपी के लिए ना, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो चिंता की बात है पूरे विपक्ष के लिए, देश के लिए, कि नहीं है? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ये विचारधारा की कितनी बड़ी लड़ाई है। कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये प्रश्न कांग्रेस पे जितना बड़ा खड़ा है उतना ही बड़ा उस व्यक्ति पे भी खड़ा है जो कि 80 साल तक, 75 साल तक कांग्रेस के अंदर ही रहा और तब भी परिवारवाद जैसे ये आपने कहते थे त्यागी, तब भी उस समय था भाई। उस समय भी नेहरू जी थे, उस समय भी जो है इंदिरा गांधी थी, उसके बाद राजीव गांधी थे, उसके बाद सोनिया गांधी थी, उसके बाद राहुल गांधी थी। तो ये बात कहना तो उचित नहीं, ये बात कहना उचित नहीं। दूसरा, हर पार्टी के अंदर
कौन किसका क्या नेता होगा ये पार्टी के सदस्य तय करते हैं, पार्टी के अन्य नेता तय करते हैं। कोई 4-10 आदमी किसी का विरोध कर दे उससे पार्टी नहीं तय होती है। ठीक। और ये पार्टी का लोकतंत्र है। आपके यहाँ भी कोई चुनाव नहीं होता है, 2-4 लोग जिनके हाथ में पावर है वो लोग अध्यक्ष चुन देते हैं। तो ये बिल्कुल चलता ठीक है है। हर ठीक डिपार्टमेंट है, में। अब हम एक बार यहाँ पर दीपचंद राठौर हमारे साथ, लोकतंत्र निर्वाचन ठीक से है। होता है और ठीक। निर्वाचन से सारी पार्टियां विधायकी ठीक से है। लेके एमएलसी कपिल से जी, लेके कपिल जी, राज्यसभा हमारे से लेके साथ हमारे साथ सांसद इस तक वक्त हमारे साथ इस वक्त दीपचंद राठौर भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं। दीप जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और जिस तरह से देखिए तमाम सवाल खड़े हुए हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी को भी चिंता है कि कांग्रेस की परिस्थितियां जिस तरह से हैं उससे विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बात में ये नजर आ रहा है कि राजनीति करना और भी ज्यादा बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर आप थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। क्या कांग्रेस की परिस्थितियां आपको चिंता में डाल रही हैं? आपको जिस तरह की चिट्ठी गुलाम नबी आजाद की आपने भी देखी पढ़ी होगी, उसमें कुछ वास्तविकता है या बस वो नाराज थे इसलिए चिट्ठी लिख के चले गए? आदरणीय आलोक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के रहते हुए आजाद साहब बड़े नेता बने। कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया और किसी भी नेता को बड़ा बनने में संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है। 2014 से लेकर 2021 तक देखे तो लगभग, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात रखूंगा कि 50% नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसमें से 40% लोग बीजेपी ज्वाइन की। तो मेरा कहना यह है कि जो बीजेपी के मूलभूत नेता है उनको सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। फिर भी कांग्रेस पार्टी इस देश से खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर इस देश का भविष्य है। देश के लोगों को साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। लेकिन आपने बोला 5 पेज की जो चिट्ठी है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि गुलाम नबी आजाद ने 1.5 पेज में तो अपने पुराने यादों के बारे में लिखा कि मैं इस पद पे रहा, उस पद पे रहा। लेकिन जैसे ही दूसरे पेज पे उन्होंने लिखते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। जब आपकी राज्यसभा खत्म हो जाती है तब आप तड़पने लग जाते हैं। बिना पद के आप 1 मिनट रह नहीं सकते। जब चुनौती का समय आया सब मिलकर लड़े और राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व को मजबूती से रखा जाए और कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी कि उस वक्त आप जैसे ही लोग, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर 42 साल दिए, वो उन लोगों ने जब कांग्रेस पार्टी को उनको जरूरत थी तो वो छोड़ के चले गए। और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जो डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं ऐसे लोगों को मौका प्रस्त कहने के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद को 42 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, उनका कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। 7 बार कांग्रेस के सांसद रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और इंदिरा गांधी जी के टाइम में कैबिनेट में जगह दी और कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। 20 राज्यों के प्रभारी रह चुके। जब कांग्रेस पार्टी का कर चुकाने का समय आया तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मतलब चिंता की बात गुलाम नबी आजाद के लिए ज्यादा है, पार्टी के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं। आपके पास आज भी वो फौजी हैं जो लगातार युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल। त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे काबिल साथी समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के फोबिया से ग्रस्त, मैं उनके गले का पटका भी देख रहा हूँ। ऐसा आलोक जी आप भी देख रहे हो। हाँ। धीरे धीरे कुछ रंग आने लगा होता जा अब आप ये कहना तो चाह रहे रंग है, अभी शुरुआत है। भगवा पटका उन्होंने डाल रखा है। भगवान नहीं है, रेड है। अब कपिल जी ऐसे भी ना झुकलाओ, कपिल जी इससे भी ना झुकलाओ, ये आपके अंदर बड़ी सत्ता को जाने। और मैं एक बात, कपिल जी वो नीचे छुपी हुई है, नहीं साइकिल है छुपा के रखी हुई है, वो नीचे छुपा के रख लिया आपने। और वो आपको मैं पीड़ा जान रहा हूँ। जिस परिवारवादी पार्टी में आपकी भी दुविधा है, कभी आप वहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाओगे, कभी वहाँ बड़े पदों पे नहीं पहुंच पाओगे, तो ये तो सुरक्षित है परिवारवादी पार्टी। नरेश उत्तम पटेल क्या वो परिवार के सदस्य हैं? मेरी बात सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जहाँ राष्ट्रपति पद पर मुर्मू भी पहुंच जाते हैं। अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष बना है, एकदम कार्यकर्ता है और बन गया है प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, राष्ट्रपति बन जा रहे हैं।
आपकी पार्टी में संकट है, मुझे लग रहा है कि आपको भी इसी बात की चिंता है। आप क्योंकि पार्टी में फंसे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, डिबेट पे बैठे हैं, तो आप सारी बातें कहोगे, पर मुद्दे से भटक के जो आप शोर मचा के बातें करते हो, मुद्दे पे बात आ जाइए ना कि विपक्ष वो अंतर मन भी झांकना चाहिए। जब जनता के बीच जाके काम करता है विपक्ष, तो जनता उसका साथ देती, जनता के मन को और भावनाओं को जो समझता है जो दल, उसको साथ देती। वोट जनता बेवजह नहीं देती है। ये इस तरह की बातें कह देने से कि बहकाना और सीटें डालिए ना, जनता बहुत समझदार है। भारत का जो लोकतंत्र है, भारतीय जनता जो है, वो इतनी लोकतांत्रिक रूप से स्वस्थ है और सक्षम है कि वो अपने फैसले समय समय पे बदलती रहती है। जो उसकी समझ में आता है, जो उसके देश के हित में होता है, उनकी भावनाओं के अनुरूप होता है, उसको मजबूत करती है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्षम है। ठीक, मैं आप सुनिए मेरी बात, मेरी बात एडीआर की कांग्रेस एडीआर पे भी आएंगे आप वो सब आए, मेरी बात सारी बातें जिस दिन उसकी डिबेट होगी उस दिन उसकी बात होगी। आज बात तो कांग्रेस की थी ना, आज कांग्रेस के मुद्दे पर जो बात हो रही थी वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की चिंता का विषय था। और हमारा यही कहना था कि जिन आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाता है वहाँ ये दिक्कतें होती है। जहाँ आंतरिक लोकतंत्र बचा रहता है वहाँ प्रदेश का लोकतंत्र भी बचता है, देश का लोकतंत्र भी बचता है। जहाँ आजादी होती है एक छोटे कार्यकर्ता को बड़े सर्वोच्च पद में पहुंचने की, वहीं ये काम चलता है। और जहाँ पहले से ही तय होता है कि इस परिवार में से छाटना है, हमें 3 लोगों में से छाटना है एक कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, तो संकट आता है। संकट कांग्रेस से जूझ रहा है। कांग्रेस परिवारवाद की अभिशप्त है और थोड़ी थोड़ी समाजवादी पार्टी है। इसी बात को मैं कहूंगा, भाजपा को सीखिए, भाजपा से सीखिए और भाजपा को जीजिए। लोकतंत्र भी बचेगा, देश भी बचेगा और पार्टी का आंतरिक बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के पास आ रहा हूं। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी देखिए, तीनों पार्टियों का आपने पक्ष सुना। यहाँ पर जिस तरह से दीपचंद्र भी बता रहे हैं कि संकट कांग्रेस के लिए नहीं है, उन नेताओं के लिए है जो कि इतने साल तक सेवा करते हैं और अंत में कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी बात पर नाराज होकर पार्टी का दामन छोड़ के चले जाते हैं, जबकि आवश्यकता उनकी इस समय सबसे ज्यादा है। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि वास्तव में उन नेताओं पर ही प्रश्न चिन्ह है या संगठन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते बड़े नेता छोड़ने को मजबूर हो गए? ये देखिए, आपने आलोक जी अभी बताया कि गुलाम नबी आजाद के पहले एक प्रवक्ता जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? गुलाम नबी जी के आपके अनुसार कि वो दुखी थे और वो नहीं चाह रहे थे। लेकिन अगर जयवीर शेरगिल ने इस्तीफा दे दिया जो प्रवक्ता थे राष्ट्रीय के, तो भाई कुछ ना कुछ आपके संगठन में, आपकी लीडरशिप में कमी है। इसी वजह से जो लोग, जो चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, कांग्रेस से किनारा करता चला जा रहा है। तो इसकी वजह आपको खोजनी पड़ेगी और आप इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आप नरेंद्र मोदी या भाजपा को चैलेंज कर पाएंगे। जो बात कपिल भाई कह रहे थे कि आधी से ज्यादा जो बीजेपी है वो कांग्रेसीकरण उसका हो गया है, लेकिन ये सारी जो बातें हैं उन बातों से एक बात निकल के आ रही है कि भाई जो पार्टी में लोकतंत्र है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। वो ये इस बात का संकेत दे रहा है कि ये पार्टी जो है अगर गांधी परिवार से मुक्त नहीं हुई तो आने वाले समय में इस पार्टी का, मुझे पता नहीं क्यों ये शंका होती है कि अस्तित्व बचेगा या कोई भी व्यक्ति इस पार्टी का झंडा उठा के चलने लायक बचेगा या नहीं। इस बात पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और रही बात बीजेपी की, तो भाई बीजेपी का जो लोकतंत्र है वो साफ साफ दिखता है कि उनके यहाँ जो आम कार्यकर्ता होता है वो किसी भी पद से पहुंच सकता है, वो स्पष्ट आपको दिखाई देता है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या संगठन में किसी पद की बात हो, तो लोकतंत्र अगर है, अगर आपको लगता है, और ये लोकतंत्र अगर विपक्ष में अपने आप में आप कायम नहीं कर पा रहे हैं, सारी पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार में आप लालू प्रसाद आरजेडी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, या कहीं किसी अन्य राज्य में, चाहे झारखंड की जो स्थिति आप देख रहे हैं आज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये परिवारवादी लोग बढ़ते जाएंगे तो लोकतंत्र में जो आम आदमी उसकी सहभागिता कैसे तय होगी? वो जो कार्यकर्ता है जो आपका झंडा झोला उठा के आपके लिए सड़कों पर निकलता है, वो आम कार्यकर्ता आपकी पार्टी में सर्वोच्च पद कैसे प्राप्त कर पाएगा? और जब पार्टी किसी सरकार में आएगी तो संगठन में उसको स्थान कैसे मिलेगा? मेरा सवाल तो यही है। तो इन बातों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, और बिना दरकिनार आप दरकिनार करेंगे भी तो आप इस सवाल का
जवाब देंगे कैसे? बीजेपी का जो संगठन है वो कितना मजबूत है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, और आप लगातार कितने राज्यों में चुनाव हारते चले जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर मैं कह रहा हूँ। उसके बाद भी आप संगठन में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, ना आप राज्य को संभाल पा रहे हैं, ना आप केंद्र को संभाल पा रहे हैं, तो आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का? राष्ट्रीय राजनीति में हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति सबको मालूम है कि क्या है, तो आप केंद्र में अगर बचे पड़े हुए हैं, आपकी स्थिति इस तरीके से कमजोर होती चली जाएगी। लगातार जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, जो कदावर नेता हैं, वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं तो बीजेपी को होगा ही। तो अगर ये फायदे अगर आप समय रहते अपने परिपक्वता आपने नहीं दिखाई, अपने राजनीतिक परिपक्वता की बात नहीं की, तो आने वाला समय आपके लिए और संकट लेके आएगा। आप कमरे से बाहर नहीं निकलते, आप पेट को खिलाते रहते हैं, आपसे कोई नेता मिल नहीं सकता। आपके जो आरोप लगाया है गुलाम नबी आजाद ने, सिक्योरिटी गार्ड और आपका पीएस जो है वो तय करते हैं पार्टी कैसे चलेगी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये जनता के सामने ही दिख रहे हैं, और इसी वजह से आपको जनता लगातार नकार रही है। तो जनता के बीच में अगर आपको जाना है तो जनता के हितों को लेकर आपको बात करनी है। सिर्फ पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को बचाने का काम कांग्रेस का नहीं है। और कांग्रेस को जो ईडी ने जो नोटिस दी थी वो कांग्रेस पार्टी को नोटिस तो दी नहीं थी कि आप इतना धरना प्रदर्शन आप कर रहे थे। ईडी ने नोटिस किसको दी थी? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। तो अगर आप अपनी व्यक्तिगत हितों के लिए आप पार्टी का यूज करेंगे तो पार्टी इस स्थान पे आज नहीं कल तो पहुंचना तय ही था, वो सभी लोग जानते हैं। दीपचंद राजे आलोक जी, तो मेरा ये कहना है कि पार्टी के लोकतंत्र के लिए आपको जो आम कार्यकर्ता है उससे कम्युनिकेट, ठीक है, उत्तर देना चाह रहे हैं आपको दीपचंद जी। आदरणीय आलोक जी, मैं कहना चाहूंगा जो भी कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है, वो कांग्रेस पार्टी में भरोसा रखते हैं, उन्हें चुनावी नतीजों से बड़ा दुख तो हुआ है, लेकिन मैं एक बात जरूरी मान ऐसे कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि सफल होने के लिए परिवर्तन जरूरी है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं क्या उसे हम काट रहे हैं? क्या पतझड़ कभी जड़ों को मायूस करता है? पत्ते झुलस जाते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, लेकिन जड़ें जानती है कि वसंत का आना बाकी है। हमें जड़ों के स्तर पर जड़ों को सीखते हुए, जड़ों से सीखते हुए काम करना है और फिर से अपने संघर्ष पथ पे जाना है। लेकिन मैं एक बात ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि लोग अपनी भावना को समझ नहीं पा रहे, अति उत्साह से अपनी ही पार्टी में प्रशस्त चिन्ह लगाना कहाँ तक उचित होगा? हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, इंदिरा जी भी चुनाव हारी, अटल जी भी चुनाव हारे, ऐसे में अपनी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा करना, तो हम कैसे खड़े होने देंगे? अगर हमें अपने घर में अगर लड़ाई होती है या कोई विपदा आ जाती है तो हमें एकजुट होकर उसकी विपदा से निपटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी, हमारा परिवार जो सच्चा सिपाही है वो यही सोचता है, मैं आपको कह रहा हूँ। और ये एक अलग बात है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो लोगों को समझ आ जाते हैं, और जो मुद्दे हमारे जो मुद्दे हैं वो स्ट्राइक नहीं कर पाते, तो कार्यकर्ताओं से संगठन बनता। अगर आप, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे मैं आपको कह दूं आरपीएन सिंह हो या चाहे शेरगिल जी हो, अगर आप अपने ही मतलब संगठन पे सवाल उठाते हो या आप अपने प्रबंधन पे सवाल उठाते हो या उस पर सवाल उठाते हो, तो कहीं ना कहीं आप पे भी सवाल उठता है। ये भी देखिए कि आपको जिस पार्टी ने संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपने स्वार्थ के कारण आप ईडी सीबीआई चले जाते हैं। हार्दिक पटेल का देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या पोजीशन है, वो हाथ पे है। जब कांग्रेस पार्टी में थे तो ये आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने सबको राहुल सोनिया को बचाने के लिए बड़ा पद दिया, लेकिन बीजेपी में ऐसे ही है। जो भी कांग्रेस पार्टी से गए, इतने बड़े नेता गए, वो आज ठीक, मैं बात समझ गया, और मैं संदीप जी की भी यहाँ पर बात समझ गया। जिस तरह से दीपचंद्र जी आपने अपने ही शब्दों में आपने महत्वपूर्ण आपने बात ये बोली कि बीजेपी अपने मुद्दे को, अपने मंतव्य को समझाने में कामयाब हो जाती है, हम ठीक से रख नहीं पाते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं पूरा देश महसूस जरूर करता होगा। आपकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 का साल था, सभी जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी भूमिका रही, पहली सरकार आपने बनाई। केरल इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर आप सरकार नहीं बना पाए थे आम चुनाव में, जो पहले आम चुनाव भारत में, तो बाकी हर जगह आपने सरकार बनाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लगातार आपका जनाधार घटता चला गया? जिस बीजेपी को, या जिनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी कभी बोलते थे कि आप नेता नहीं बन पाएंगे, आप अपनी पार्टी कभी भी देश में फैला नहीं पाएंगे, आज उनकी पार्टी देश में लगातार हर जगह पर सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। तो कुछ तो संगठन में होगी ना दिक्कत कि कहीं ना कहीं आपको संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
आदरणीय आलोक जी, मैं इसकी बात का आपको जवाब देता हूँ कि राजनीति की अवसरवादी है और सच की लड़ाई में अंतर होता है। ममता जी युवा कांग्रेस से निकली थी, उन्होंने क्या करा, 99 में बीजेपी प्लस एनडीए ज्वाइन कर ली और भाजपा सरकार के अंदर वो रेल मंत्री बन गई और 2001 में बीजेपी सरकार से उन्होंने नाता तोड़ा और अपनी हिस्सेदारी छोड़ी। आज वो अपने उन्होंने पार्टी बना ली। ये देखना चाहिए कि आज की जो पार्टी है या जो भी राजनेता वो अवसरवादी हो चुका है, उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, आज जिस तरह जितने भी कांग्रेसी निकले हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकले। ये तो देखिए, ये बात अभी आप 50% वाली बोल रहे हैं। 100% मतलब मेरा ये था कि कई बार आपकी पार्टी कहीं पर सही भी होती है, फिर भी आप अपनी बात को सच में आप नहीं रख पा रहे। जैसे अध्यक्ष को लेकर कि पार्टी का अध्यक्ष परिवारवाद पर आधारित है। अगर इतिहास देखा जाए, नामों की अगर श्रृंखला देखी जाए, तो हर कोई गांधी परिवार से तो नहीं है, लेकिन इस बात को आप देश के सामने आप नहीं रख पा रहे मजबूती से। इस पर तो सुधार की जरूरत है ना कांग्रेस को। देखिए आलोक जी, जो अध्यक्ष पद है उसकी सीट डब्ल्यूसी अपने निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आपको हम सबको मिलने वाला है। नहीं, जिस तरह से परसेप्शन सेट कर दिया गया है कि नहीं गांधी परिवार से अध्यक्ष होता है, गांधी परिवार के जाने कितने ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जिनका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं था, और कांग्रेस में ऐसे तमाम नाम है जो गांधी परिवार का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन वो अध्यक्ष बनाए गए, उनका सम्मान भी रहा। बिल्कुल। लेकिन ये बात आप फिर देश के सामने आप मजबूती के साथ आप क्यों नहीं रख पा रहे हैं? मैं आपको आलोक जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो अब की बार जो अध्यक्ष बनेगा हमारे कांग्रेस पार्टी का वो गैर गांधी परिवार से होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, और ये वाक्य में हो रहा है क्योंकि हम इस चीज पर हमें भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने जिसने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है, आज कहीं ना कहीं वो अपने ही नेताओं के कारण हमारे से अपने छूटते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब की बार गांधी परिवार के देशभक्ति और देखिए देशभक्ति पर तो कभी देखिए, मुझे जहां तक याद है किसी भी पार्टी ने सवाल आपके उठाया नहीं, ना ही बीजेपी ने भी आज तक देखिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कि ये साबित हो कि कांग्रेस ने देश के खिलाफ काम किया है। वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन परसेप्शन सेट करने की बात है, और ये बात कपीश जी अच्छे से जानते हैं कि परसेप्शन जब सेट हो जाता है तो उसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है। समाजवादी पार्टी को लेकर भी उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ सेट है ऐसा जिसको तोड़ने की कोशिश आज भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। कपीश जी, आप अपनी बात को रखना चाह रहे थे, आप उस बात को रखिए। और जिस तरह से कांग्रेस को एक परिवर्तन की जरूरत है, आमूलचूल परिवर्तन की संगठन के स्तर पर भी और अपनी बातों को रखने के स्तर पर भी, और चुनाव में सहभागिता के स्तर पर, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव आपको याद होगा कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, विधानसभा चुनाव आपको याद होगा सक्रिय सहभागिता सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की नजर आई, बाकी ज्यादातर बड़े नेता कांग्रेस के गायब थे उत्तर प्रदेश में। क्या इस पर भी परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, लोकतंत्र में धैर्य बहुत बड़ी चीज है, और जैसा कि जयप्रकाश नारायण साहब कहते थे या लोहिया जी का कहता है कि देखिए, सत्ता प्राप्त कर लेना अगर किसी राजनीतिक दल का मंतव्य है तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं। व्यवस्था परिवर्तन मन के अंदर होना चाहिए, और उसके लिए अगर आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं तब तो एक समय प्रत्येक पार्टी के अंदर ऐसा आता है कि उस पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें चलती हैं, क्योंकि ये आप प्राकृतिक नियम है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो छोरा भी होता है, युवा भी होता है, वृद्ध होता है, उसके बाद इसका समापन भी हो जाता है प्रकृति के साथ। ठीक उसी तरीके से सारे संगठन भी होते हैं, नए कलेवर में आते हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और विपक्ष में बैठ करके विपक्ष में के अंदर जो है सारे लोग आज शॉर्टकट की राजनीति चाहते हैं, वो विचारधारा से न बल्कि स्वार्थ की राजनीति से कहीं संलिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में विचारधारा पे बड़ा कुठारा होता है, क्योंकि मैं एक चिंतन का व्यक्ति हूँ, और मैंने अपने जीवन में जो अनुकरणीय कार्य करने की कोशिश की, चाहे मेरे आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो या जयप्रकाश नारायण साहब रहे हो, मैं उन्हीं मूल्यों को स्थापित करते हुए, लोहिया जी के मूल्यों को स्थापित करते हुए आपको एक बात कह रहे हैं कि पतझड़ आता है और नए पत्ते भी आते हैं, उसके बाद उस पर फल भी आते हैं। ये एक विषय है। और आप भारतीय जनता पार्टी से ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी आडवाणी साहब और अटल जी के विचारधारा से खड़ी हुई, उनके जो अपने विचारक थे वो उनके विचारों को पोषित करते हुए 55 साल तक विपक्ष की राजनीति की, और उसके बावजूद कभी किसी ने ये बात नहीं कही कि हम भाजपा को जड़ से समाप्त कर देंगे। किसी ने कही हो तो बताइए कि हम भाजपा विहीन बना देंगे पूरे भारत को। उस समय भी जब 2 सीटें थी,
तो भी नहीं, बल्कि क्या था उस समय की पॉलिटिक्स कितनी कारगर थी कि उस समय लोहिया जी के लिए कहा जाता था, नेहरू जी कहते थे कि लोहिया जी नहीं आते हैं तो मन नहीं लगता है। उस समय अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा जाता था। और आपको याद होना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने वो जब पता चला कि अटल बिहारी जी को कोई बीमारी है और उसके शल्य चिकित्सा या उनकी चिकित्सा की आवश्यकता है, तो उन्होंने अमेरिका में उनको बाकायदा जो है वहां पर ड्यूटी पे भेजा और इस बात का उन्होंने संसद में खड़ा होकर के अभिनंदन किया। बिल्कुल। तो वो दौर और आज का दौर देखिए कितना तुच्छ राजनीति हो चुकी, आज बदले की राजनीति हो रही है और इससे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वार्थ से ऊपर उठ करके लोकतांत्रिक मूल्य, क्योंकि गांधी जी ने इसलिए फ्रीडम फाइटर नहीं बने थे कि जो आज हमारे देश की राजनीति का स्तर है, चाहे हमारी वजह से हो, चाहे त्यागी जी की वजह से हो, चाहे संदीप भाई की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से, मैं इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं कि जिन मां बहनों ने अपने सुहाग उजाड़े थे और जिन्होंने त्याग किया था, वो त्याग करने वाले लोग अगर आज देखते कि स्वतंत्र भारत में हमारे अपनी सरकारें ऐसी तानाशाह और काले अंग्रेजों का काम करेंगी और देश की गरीब और गुरबा जनता के अंतिम पायदान तक ना पहुंच करके चंद पूंजीपतियों के लिए काम करेंगी, उसके लिए सारी संवैधानिक संस्थाओं को ताक पे रख दिया जाएगा, तमाम पार्टियों के विहीन होने की लोकतंत्र की बात करेंगी, तमाम पार्टियों की और चलती हुई सरकारों को गिराने का काम करेंगी। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है किसी एक पार्टी के नेता को एक पार्टी को छोड़ के चले जाने की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समस्त विपक्ष एक हो, समस्त मीडिया एकजुट हो और देश की लड़ाई लड़े। यही हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 कनोजियम के जज भी कहे थे और बहुत कुछ बातें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने पैगासस को लेकर के भी जो रिपोर्ट आई उसमें कहा कि सरकार ने उस कमेटी की सहायता नहीं की। ये देश के लोकतंत्र के मूल्यों को समाप्त करने वाली बात है। जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से नोट बल के आधार पर पार्टियों को तोड़ना जा रहा है और 7 गज की राजनीति और अवसरवादिता से फायदा किया जा रहा है, समय थोड़ा कम। देश की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। मैं सर्वोच्च निवेदन के साथ त्यागी जी से अपील करता हूँ कि वो अपनी पार्टी के अंदर सद्बुद्धि दे ताकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये एक छंद लिखा जाए कि कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए त्यागी जी ने कपिल श्रीवास्तव के साथ आवाज मिलाई थी। ठीक है, त्यागी जी बोलिए। देखिए आलोक जी, कपिल जी वाकई बहुत आदर्शवादी, मैं उनकी विद्वत्ता को और उनके समर्पण भाव को, इन लोगों के उन्होंने नाम लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी, जयप्रकाश जी, इन सब के बातों की उनका सबका सम्मान। और ये बहुत अच्छी बात है कि कपिल जी बात करें। और ये जो आदर्शों की बात आप कर रहे हो, जिन लोगों की आपने बात करी, उन आदर्शों पे आपकी पार्टी नहीं चलती। आज भी हमारी पार्टी चलती, भारतीय जनता पार्टी आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इनकी नीतियों पे, इनके आदर्शों पे, इनके कार्यक्रमों को आज भी फॉलो करते। ये आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हम एक स्वीकार न करेंगे उससे, पर अंतर्मन आपका कैसा है। और भारतीय जनता पार्टी सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी, देश में भी लोकतंत्र चाहती है, पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र। हमारे यहाँ सबको आज आजादी, जो काम करने लायक है, जिसकी जहाँ उपयोगिता है वहाँ उसका काम। मैं कपिल जी से फिर एक कर रहा हूँ कि कपिल जी, ये जो आपने कहा अभी कि जो भाजपा में कांग्रेस आ गई है, ये आ गई है, इसलिए आ गई है कि सब हमारी मजबूती के साथ जाए। कभी हमारी पार्टी भी छोटी पार्टी, हम संघर्ष लेकर काम करा, लेकिन आपके अपने लोग तो सब छोड़ के चले गए जो ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, कोई छोड़ के नहीं गया, कोई छोड़ के नहीं गया, सब हमारे साथ है, सब विचारधारा के साथ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो एक आदमी आता है, दूसरा जाता है, नया नेतृत्व बनने की क्षमता है। हमारे यहाँ जबरन होना नहीं जाएगा। अगर अखिलेश जी समझ नहीं आ रहे हैं किसी को, तो ये नहीं है कि वो चलेंगे जरूर, नया आदमी आएगा, नए को मौका मिलेगा, नया मौका मिलेगा, वो काम करता है। तो कपिल जी, मैं कहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम से, अपनी नीतियों से, अपने यशस्वी नेतृत्व से और कार्यकर्ताओं की कर्मठता से व्यापकता बनाई जा रही है। लोकतंत्र हमारे अंदर है, तो ये लोकतंत्र की जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, ये और दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। कपिल जी, मैं कहूंगा अगर आपको अखिलेश जी से मिलने का कभी मौका मिल जाए बाई चांस, तो उनको कहिए कि लोकतंत्र बचा के रखें। चलिए, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपने अपने विचार रखने के लिए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस
में जिस तरह के हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंता की बात नहीं है, ये पूरे विपक्ष के लिए भी चिंता की बात है और लोकतंत्र के जो सजग पहरेदार हैं उनके लिए भी चिंता की बात है। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस में परिस्थितियां बन रही हैं उससे विपक्ष का खेमा तो चिंतित है ही, बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी को लग रहा है कि अब 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा और अगर उसकी ये बात सही साबित हो गई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को, सपा को, टीएमसी को या दक्षिण भारत की सभी पार्टियों को अभी से विचार करने की सख्त जरूरत है। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में।